नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जुबैर। 9 बजे के 9 रिपोर्टर के साथ हम हाजिर हैं। 9 रिपोर्टर हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हर खबर की हकीकत बताएंगे, अपडेट आपको बताएंगे। तो कौन कौन से सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ये सबसे पहले हमको बताते हैं। दिल्ली से राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। शिखर त्रिवेदी लखनऊ से हमारे साथ उत्तर प्रदेश कल्चर के बारे में बताएंगे। शुभम पांडे हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। जसवीर सिंह शिमला से हैं। नमित त्यागी दिल्ली में, चूंकि विधानसभा का सत्र है, आज तीसरा दिन है, उसके बारे में बताएंगे। रवि सराफ हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा पर बातचीत करेंगे। दीपक चौबे हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। संजीव राय पटना से हैं। बिहार की सियासत में बहुत कुछ घट रहा है, इसके बारे में संजीव राय से बातचीत करेंगे। और दीपक चावला जयपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। तो तमाम सहयोगियों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। जम्मू कश्मीर से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहराएंगे राहुल गांधी, यह है इस वक्त की बड़ी खबर। कांग्रेस मुख्यालय पर तिरंगा झंडा फहराएंगे राहुल। 30 जनवरी को श्रीनगर में झंडा फहराएंगे राहुल गांधी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहराएंगे। पहले कार्यक्रम था कि लाल चौक पर तिरंगा फहराएंगे, लेकिन फिलहाल ये जानकारी है कि कांग्रेस मुख्यालय पर तिरंगा झंडा फहराएंगे राहुल गांधी। 30 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा का समापन होने वाला है। कन्याकुमारी से शुरू करके जम्मू कश्मीर तक ये यात्रा जाने वाली है। कल जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगी। आज हिमाचल प्रदेश में 24 किलोमीटर का सफर तय कर रही है भारत जोड़ो यात्रा। 30 तारीख को इसका समापन है। 21 राजनीतिक दलों जो समान विचारधारा वाले कहे जाते हैं, उन्हें न्योता दिया गया इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए। लेकिन फिलहाल ये जानकारी कि राहुल गांधी श्रीनगर के लाल चौक पर नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के मुख्यालय पर तिरंगा झंडा फहराएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय पर तिरंगा झंडा फहराएंगे राहुल गांधी, इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और जम्मू कश्मीर में कल यात्रा दाखिल होगी। आज हिमाचल प्रदेश में यात्रा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप देख सकते हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचली टोपी पहनाते हुए राहुल गांधी को। जम्मू कश्मीर से सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर है। फिलहाल जानकारी मिल रही है कि श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहराएंगे राहुल गांधी, ये फिलहाल जानकारी सूत्रों के हवाले से। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रवि सराफ हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ लाइव। रवि, आखिर ये बदलाव क्यों किया गया है, क्या वजह बताया जा रहा है इसके पीछे? बिल्कुल, देखिए, जो हमारे सोर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि लाल चौक पर राहुल गांधी झंडा नहीं फहराएंगे। जो पार्टी मुख्यालय है वहां पर राहुल गांधी जो झंडा है फहराएंगे। हालांकि कुछ रीजन जो है सिक्योरिटी रीजन भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सेंसिटिव जोन में आता है कश्मीर का ये पूरा इलाका। तो ऐसे में सेंसिटिव होने के कारण और जो सुरक्षा एजेंसियां वहां पर लगातार अलर्ट पर रहती है। और एक बड़ा यात्रा राहुल गांधी की जो है जम्मू कश्मीर पहुंचेगी। अभी फिलहाल यात्रा की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में यात्रा है, और हिमाचल प्रदेश से जम्मू और जम्मू के बाद कश्मीर यात्रा पहुंचेगा। और 30 तारीख को जो समय निर्धारित किया गया है और जो तारीख निर्धारित किया गया था, उससे पहले ये था कि श्रीनगर में लाल चौक पर राहुल गांधी झंडा फहराने वाले हैं। पर कुछ बदलाव किए गए हैं सुरक्षा कारणों से, बताया जा रहा है। जो भी फिलहाल जो सोर्सेस हैं वही बता रहे हैं सुरक्षा कारणों से जो है झंडा फहराने का जो स्थान है वो बदला गया है। क्योंकि पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये जानकारी दी जा रही थी कि राहुल गांधी लाल चौक पर झंडा फहराएंगे, पर अब परिवर्तन करके पार्टी मुख्यालय का कार्यक्रम तय किया जा रहा है कि पार्टी मुख्यालय में जो तमाम भारत यात्री हैं जो राहुल गांधी के साथ लगातार चल रहे हैं, और जो कार्यकर्ता और नेता पूरे देश भर से इकट्ठा होने वाले हैं जम्मू कश्मीर में। क्योंकि एक बड़ी यात्रा राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से शुरू की और अब JNK की तरफ यात्रा बढ़ रहा है। तो ऐसे में जब अंतिम पड़ाव होगा तो पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं पूरे देश भर से, मुख्यमंत्री हों, कांग्रेस CWC के सदस्य हों, वो सभी लोग जो हैं JNK में रहेंगे इस यात्रा के समापन कार्यक्रम में। और ऐसे में पहले भी सिक्योरिटी की तरफ से अलर्ट किया गया था, और अब जो बताया जा रहा है कि सुरक्षा कारणों से कार्यक्रम में बदलाव किया जा रहा है। रवि, किस राजनीतिक दलों को भी न्योता दिया जा रहा है भारत जोड़ो यात्रा के समापन वाले दिन? ये कहा जा रहा है कि राजनीतिक वो दल खासतौर पर जो समान विचारधारा वाले हैं, कांग्रेस की विचारधारा वाले हैं, उन्हें न्योता दिया गया है। तो क्या वो तमाम राजनीतिक दल और राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो कांग्रेस मुख्यालय जाने को तैयार होंगे?
देखिए, अब ये तो राजनीतिक दल के तरफ से प्रतिक्रिया का हमें इंतजार करना पड़ेगा कि जो तमाम विपक्षी दल हैं उनके तरफ से क्या प्रतिक्रिया निकल कर आती है। पर फिलहाल शिवसेना की तरफ से संजय राउत ने कल ये क्लियर कर दिया था कि वो JNK जाएंगे, जम्मू कश्मीर जाएंगे, भारत जोड़ो यात्रा के जब समापन कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। क्योंकि देखिए, जब ये यात्रा शुरू हुई तब तमाम विपक्षी दलों को, जिन जिन राज्यों में यात्रा जाती रही, वहाँ के विपक्षी दलों को निमंत्रण भेजा गया कि उस यात्रा में, कई राजनेता इस यात्रा में नहीं भी पहुंचे पर कई राजनीतिक दल के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो इस यात्रा में शामिल हुए। जब उत्तर प्रदेश, क्योंकि सबसे बड़ा प्रदेश है, तो ऐसे में जब वहां पहुंचे तो समाजवादी पार्टी हो, RJD हो, BSP हो, निमंत्रण दिया गया पर सपा की तरफ से पहले ही इनकार कर दिया गया था। पर ये जयंत चौधरी की पार्टी की तरफ से कार्यकर्ता जो हैं उस यात्रा में शामिल हुए, अपने झंडे के साथ, अपने बैनर के साथ यात्रा में शामिल हुए। तो अब देखना होगा जब आखिरी कड़ी, जब कश्मीर में यात्रा का समापन होगा, तो जो राजनीतिक दलों को निमंत्रण दिया गया है उसमें से कितने राजनीतिक दल के नेता, कार्यकर्ता शामिल होते हैं। क्योंकि पहले भी कई नेता जो हैं इस यात्रा को शुभकामनाएं जरूर दी हैं पर प्रत्यक्ष रूप से इस यात्रा में शामिल होते हुए नजर नहीं आए। तो अब ऐसे में जब आखिरी पड़ाव में जब यात्रा पहुंचेगा कश्मीर, तो उनके कार्यकर्ता पहुंचेंगे, उनके स्थानीय नेता पहुंचेंगे या फिर खुद बड़े नेता पहुंचेंगे। पर अब तक शिवसेना की तरफ से निमंत्रण को स्वीकार कर लिया गया है और संजय राउत ने क्लियर किया है कि उस यात्रा में समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। क्या सिक्योरिटी रीजन ही है इसके पीछे, रवि? सूत्र क्या बता रहे? क्योंकि कल भी खबरें आई थी कि सुरक्षा एजेंसियां कम से कम ये कह रही हैं कि पैदल राहुल गांधी ना चलें जम्मू कश्मीर में, क्योंकि सेंसिटिव स्टेट है, वहां पर आतंकवादी हमले का खतरा बार बार बना रहता है और अगर इतना हुजूम राहुल गांधी के साथ चलेगा तो चिंता है सिक्योरिटी को लेकर। तो क्या सिक्योरिटी एक बड़ी वजह है इसके पीछे? बिल्कुल, देखिए फिलहाल जो अभी ये कहा जा सकता है कि सुरक्षा कारण एक बड़ा रीज़न है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव जोन है कश्मीर का पार्ट, और ऐसे में पहले भी सिक्योरिटी अलर्ट किया गया और कभी भी जब भी VIP मूवमेंट कुछ भी होता है तो सिक्योरिटी वहाँ पर अलर्ट मोड पे रहती है। तो ऐसे में राहुल गांधी पहुँच रहे हैं, कई राजनीतिक दल के नेता ही पहुँच सकते हैं, उनके पार्टी के कई नेता पहुँचेंगे जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री है, मौजूदा मुख्यमंत्री भी हैं। तो ऐसे में सुरक्षा कारण तो होते ही, और पार्टी की तरफ से भी क्या अभी लाइन लिया जा रहा है, क्या तय किया गया, ये अभी स्पष्ट नहीं है। पर जो हमारे सोर्सेस हैं वो इसी बात की पुष्टि कर रहे हैं कि सुरक्षा कारणों से पार्टी मुख्यालय में कार्यक्रम करने का जो तारीख, समय और स्थान जो है निर्धारित किया जा रहा है, क्योंकि लाल चौक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इलाका है। तो ऐसे में ये फैसला लिया जा रहा है। शुक्रिया रवि सराफ इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो राहुल गांधी की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा जब संपन्न होगी 30 तारीख को, तो ये यात्रा लाल चौक पर संपन्न नहीं होगी। पहले कार्यक्रम तय किया गया था कि लाल चौक पर तिरंगा फहराने के साथ ही भारत जोड़ो यात्रा संपन्न होगी, लेकिन इसमें सूत्र बता रहे हैं, कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं कि पार्टी मुख्यालय में, यानी कि जम्मू कश्मीर में जो पार्टी का दफ्तर है कांग्रेस का, वहां पर इसका समापन हो सकता है। फिलहाल रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। दिल्ली में होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, सुबह 10:30 बजे बैठक की शुरुआत होगी। PM मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होने वाली है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है, मोहर लग सकती है कैबिनेट की। इस वक्त की बड़ी खबर आप बता रहे हैं, सुबह 10:30 बजे ये कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक होगी और कई अहम प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखे जा सकते हैं, जिस पर विचार विमर्श कैबिनेट में किया जाएगा और आम सहमति बनने पर इस पर मुहर लगेगी। लेकिन वो कौन कौन से अहम प्रस्ताव होंगे जिस पर मुहर लगी है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आज सुबह 10:30 बजे ये कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। जो वक्त मुकर्रर किया गया है वो सुबह का 10:30 बजे है और 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। शेखर त्रिवेदी हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ। शेखर, अब कौन कौन से ऐसे अहम प्रस्ताव हो सकते हैं और अब जो देश में हालात है उस हिसाब से देखें, अब तो कैबिनेट की बैठक बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है और 10:30 बजे के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव हैं जो कैबिनेट में लाए गए। बिल्कुल, देखिए जो आज ये केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, ये बीजेपी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी जिसमें JP नड्डा को दोबारा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया, उसकी ठीक बाद हो रही है। जाहिर सी बात है कि पार्टी के स्तर पर कई ऐसे मसले होंगे, कई ऐसे
काम होंगे जिसको लेकर के पार्टी और सरकार के बीच में जो बातचीत होती है वो रखी गई होगी कि हम किस दिशा में किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। 400 दिन बचे हैं सिर्फ लोकसभा चुनाव के, इस तरीके की हेडलाइंस हैं आज अखबारों में जो इस बैठक के बाद निकली हैं। तो निश्चित रूप से बीजेपी ये मानकर चल रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अब समय नहीं है। इस लिहाज से जो पार्टी संगठन की एस्पिरेशंस हैं और जो सरकार ने पहले से चीज़ों को पाइपलाइन में रखा है उसको इस कैबिनेट की बैठक में मोहर लगा करके और जनता को समर्पित कर दिया जाएगा, ताकि जो विधेयक हैं, जो कानून हैं या जो फैसले हैं सरकार के जिन पर वो आगे बढ़ना चाहती थी, अगर पार्टी ने उसमें कुछ अपनी बात रखी है तो उन सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए इस कैबिनेट बैठक के जरिए वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन के फॉर्मेट पे आ जाएं। इस चीज़ को लेकर के ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। शुक्रिया शेखर आनंद त्रिवेदी इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। आगे भी आपसे बातचीत करेंगे बाकी खबरों पर, फिलहाल इस बातचीत के लिए शुक्रिया। आज से संसद खेल महाकुंभ का दूसरा चरण भी शुरू होने वाला है। बस्ती में खेल महाकुंभ का आगाज होगा। पीएम मोदी करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इसका उद्घाटन। खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। खेल महाकुंभ का आगाज होगा दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। बस्ती में हो रहा है खेल महाकुंभ, ये दूसरा चरण है खेल महाकुंभ का दूसरा चरण, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 18 से 28 जनवरी तक चलेगा और जिसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वर्चुअली इसका उद्घाटन करेंगे। शेखर आनंद त्रिवेदी हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। बस्ती में इसका आयोजन हो रहा है। पिछले साल भी हमने देखा था, इसका पहले चरण का आयोजन हुआ था शेखर, और अब दूसरा चरण। ऐसे खेल महाकुंभ से क्या संदेश देने की कोशिश है, और प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करते हैं तो इसकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है। बिल्कुल, देखिए बस्ती से सांसद हैं हरीश द्विवेदी, वो इस महाकुंभ का सांसद महाकुंभ खेल का आयोजन करते हैं। दूसरा साल है जैसा आपने बताया। इसमें जो सांसद हैं, माननीय सांसद हैं, अलग अलग क्षेत्रों से वो चुन करके आए हैं। एक कंपटीशन, एक हेल्दी स्पिरिट के तहत किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं वो यहाँ पर देखने को मिलता है। और प्रधानमंत्री, जाहिर सी बात है कि जब कोई सांसद इस तरीके का इनिशिएटिव लेता है, और ख़ुद प्रधानमंत्री इस बात को कहते आए हैं लंबे समय से कि हमारे जो सांसद हैं वो अलग अलग तरीके के इनिशिएटिव लें, जो भी चीज़ें वो बेहतर कर सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में कर सकते हैं, उसको करें। अब ये देखिए जो खेल होगा इसमें बास्केटबॉल है, बैडमिंटन है, चेस है, इंडोर और आउटडोर दोनों तरीके के गेम्स होंगे, निबंध प्रतियोगिता होगी, कहानी कविता होगी। तो ऐसे जो सांसदों के भीतर छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उसको भी बाहर लाने का एक मौका होता है। और जाहिर सी बात है कि जब देश की सबसे बड़ी पंचायत के सबसे बड़े पुरोधा इस खेल में उतरे तो इसको सांसद महाकुंभ खेल का कहना ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल शेखर, ये भी दर्शाता है प्रधानमंत्री एक एक सांसद क्षेत्र में अगर सांसद ये इस तरह से खेल महाकुंभ का कोई इनिशिएटिव लेते हैं, ऐसे शुरुआत करते हैं, लोगों को अपने से जोड़ते हैं, तो पार्टी के नजरिए से भी, चुनाव के नजरिए से भी इसे तो देखना पड़ेगा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिए देश भर में एक नेहरू युवा खेल कूद केंद्र, युवा केंद्र, इस तरीके की चीजें आज नहीं जमाने से चलती आ रही हैं, लेकिन उसका सही पूरा नाम एक बार में कोई बोल दे ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। और उसका काम यही है कि जो ग्रामीण स्तर पर बच्चे हैं, जो प्रतिभाएं हैं, उनको खेल कूद करा करके और राष्ट्रीय पटल तक लेकर के आए, उस युवा शक्ति को संगठित करें। लेकिन वो केवल नाम का एक जगह रह गई है, नाम का एक संगठन सा रह गया है। लेकिन जब इस तरीके के आयोजन होते हैं जो अलग अलग इनिशिएटिव्स के जरिए आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, तो उसमें न सिर्फ नई प्रतिभाओं को मौका मिलता है, बल्कि जो हमारे माननीय सांसद हैं, जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, एक उनका इंटरेक्शन भी बढ़ता है, एक उनके अंदर भी ललक आती है कि देखो मैं फर्स्ट आया, मैं रनर अप रहा, या मुझे अगली बार और बेहतर करना है। तो इस तरीके से एक माहौल बनता है। और जाहिर सी बात है बस्ती काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका रहा है, पॉलिटिकली बड़ा जागरूक है, लेकिन उत्तर प्रदेश का ऐसा इलाका है जहां पर अभी भी विस्तार की असीमित संभावनाएं हैं। तो ऐसे में जब इस तरीके के आयोजन होते हैं तो न सिर्फ वहां पर सांसदों का आना होता है, वहां की क्षेत्रीय जनता उसमें शामिल होती है, बल्कि कई ऐसे मौके होते हैं, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे डेवलपमेंट अपने आप हो जाता है। शुक्रिया शेखर त्रिवेदी इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।
फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। मुंबई में मेट्रो भरेगी नए रूट्स पर रफ्तार। मुंबई मेट्रो की 2 नई लाइनों का आज उद्घाटन होगा। पीएम मोदी कल करेंगे मुंबई मेट्रो का उद्घाटन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उद्घाटन करेंगे मेट्रो के 2 रूट का। पहली बार सीएम शिंदे के साथ मंच करेंगे साझा पीएम मोदी इस मौके पर। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कल मुंबई मेट्रो के 2 लाइनों का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस मौके पर मुख्यमंत्री जो हैं महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे वो मौजूद रहेंगे। ये पहला मौका होगा जब दोनों नेता यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एकनाथ शिंदे एक मंच पर मौजूद रहेंगे। 12,600 करोड़ की लागत से मेट्रो लाइन का निर्माण हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कल करेंगे। प्रोजेक्ट लागत 12,600 करोड़ रुपए है। नई लाइन 2A और 7 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं कल। तो मुंबई को एक नई सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 रूट्स हैं जिसका उद्घाटन कल किया जाएगा मेट्रो का। शुभम पांडे हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए मुंबई से जुड़ रहे हैं। शुभम, इन 2 लाइनों को उद्घाटन के बाद लोगों को कितनी सहूलियत होगी? देखिए, बिल्कुल कुंदन जी, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में नई सरकार बनने के बाद तकरीबन 3 साल के बाद वो मुंबई दौरे पर, उससे कहीं न कहीं उनका दौरा बीएमसी चुनाव को देखकर अंदाजा लगाया सकता, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका बीएमसी के चुनाव के पहले होने में, ऐसे में ये 2 मेट्रो जो लाइन है वो मुंबई करों को सौंपेंगे। ये 2 मेट्रो जो मुंबई 7 और मुंबई 2A जो साइकिल से अंधेरी तक चलेगी, दूसरी जो है वो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तरफ से जो दौड़ेगी। जिस तरीके से आपको बता दें कि इन 2 अगर मेट्रो शुरू हो जाते हैं तो मुंबई की जो सड़कों पर ट्रैफिक की समस्या है वो थोड़ी सी कम हो सकती है, इसमें सहूलियत मिल सकती है। क्योंकि मुंबई में अमूमन देखा जाता है कि लोकल ट्रेन की डिमांड ज्यादा होती है। उसके बाद लोग जो अपने पब्लिक खुद के ट्रांसपोर्ट की जो व्यवस्था होते जाए, बसेस को दिए 2 पहिया वाहन हो उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेट्रो लाइन ये जो बन जाएगी, शुरू हो जाएंगे, इसके बाद मुंबई की ट्रैफिक समस्या उसमें थोड़ी सी निजात जो है वो जरूर मिलेगी। यहाँ पर देखिए, विदेश के प्रधानमंत्री कुल 38,800 करोड़ रुपए की जो परियोजना है उसका शिलान्यास जो है मुंबई में रखेंगे। उसके अलावा मुंबई में कल शाम उद्धव ठाकरे के गढ़ में एक जनसभा को भी आयोजित करेंगे। कहीं से बीएमसी चुनाव को देखते हुए देखा जा सकता है। खासतौर पर यहाँ पर उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे जो नरेंद्र मोदी के साथ आए हैं उनके साथ मंच साझा करेंगे और बीएमसी चुनाव की बिगुल फूकेंगे कि अब बीएमसी चुनाव में हम साथ करने वाले हैं, हमें मौका दीजिए, हम बीएमसी को एक बार फिर से मुंबई वासियों को एक नई सौगात दें। क्योंकि बीएमसी में पिछले कई सालों से उद्धव ठाकरे की सरकार है, 27 सालों से बीएमसी में शिवसेना काबिज है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की ये रणनीति है कि किस तरह से बीएमसी को अपनी तरफ लाया जाए और उसके साथ साथ अगले साल लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा बेहद मायने रखने वाला है। जी शुक्रिया शुभम में इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। बीएमसी चुनाव के मद्देनजर आप इसे चुनावी सभा कह सकते हैं, लेकिन उससे बड़ी बात मुंबई में 2 मेट्रो लाइन का उद्घाटन करेंगे और एकनाथ शिंदे उनके साथ मंच पर मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। तीसरे मोर्चे की तैयारी में तेलंगाना के सीएम केसीआर ने बुलाई है बीआरएस की एक बड़ी जनसभा। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान भी इसमें शामिल होंगे। अखिलेश यादव और वाम दल भी शामिल होने वाले हैं इस विशाल जनसभा में। खम्माम में कांति वेलुगु के दूसरे चरण की शुरुआत होगी। केसीआर कर सकते हैं नेशनल गेम प्लान का खुलासा। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो केसीआर की प्लानिंग है उसका खुलासा इस जनसभा में वो कर सकते हैं। आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव खम्माम में कांति वेलुगु के दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे। बताया जा रहा है कि भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस के अध्यक्ष और तेलंगाना के सीएम केसीआर तीसरे मोर्चे की तैयारी में जुट गए हैं। केसीआर की मंशा राज्य से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में हाथ आजमाने की है और विपक्षी एकता को लेकर केसीआर ने आज अपनी पार्टी बीआरएस की विशाल जनसभा बुलाई है। इस विशाल जनसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को केसीआर ने निमंत्रण भेजा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान बीआरएस की जनसभा में शामिल हो सकते हैं। बीआरएस का मानना है कि ये रैली देश में कई समान विचारधारा वाले राजनीतिक दलों की एकता को प्रदर्शित करने का मंच होगी। तो आज रैली होने वाली है
और केसीआर जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर उनकी प्लानिंग क्या है, तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश क्या वो करेंगे, इसका खुलासा हो सकता है। रवि सर्राफ हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं। रवि, क्या तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट अभी से हम महसूस कर सकते हैं क्या? क्योंकि केसीआर जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दलों और कम से कम 3 राज्यों में जो मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उन्हें बुलाया गया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में जो विपक्षी पार्टी है, अखिलेश यादव जिसके अध्यक्ष हैं, उन्हें बुलाया गया इस जनसभा में। क्या रणनीति दिखाई दे रही है केसीआर की? बिल्कुल, देखिए तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हैं, तो ऐसे में एक थर्ड फ्रंट बनाने की कवायद जो है केसीआर की तरफ से की जा रही है। पर उत्तर प्रदेश की बात करें या दिल्ली की बात करें, ज़्यादा इफेक्ट तेलंगाना में इन राजनेताओं का नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इनकी पार्टी और संगठन की अगर इकाई की बात करें तो बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, जाहिर सी बात है, विपक्ष का एक बड़ा चेहरा है, एक बड़ा नाम है, एक बड़ा संगठन है। पर तेलंगाना की अगर बात करें तो वहाँ का सिनेरियो कुछ अलग है। वहाँ पर उतना इफेक्ट शायद अखिलेश यादव के जाने से पड़ पाए राजनीति में, या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अगर जाते हैं अरविंद केजरीवाल तो वहाँ पर पड़ जाए। तो कांग्रेस से सीधा तेलंगाना में केसीआर की लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई है। और पहले ही कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर कर लिया था कि तेलंगाना में वो गठबंधन नहीं करने वाले हैं केसीआर के साथ में। तो एक थर्ड फ्रंट बनाने की कवायद जो है केसीआर की तरफ से की जा रही है। पर देखना होगा कि राष्ट्रीय पटल पर, क्योंकि ये क्षेत्र में वहाँ पर चुनाव है तेलंगाना में, तो एक विपक्ष के बड़े चेहरे, एक बड़े नाम और एक इफेक्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं इन तमाम राजनेताओं को ले जाकर। पर जब राष्ट्रीय पटल पर थर्ड फ्रंट की बात आती है तो जेडीयू है, कांग्रेस है, जो पूरे राष्ट्रीय लेवल पर एक थर्ड फ्रंट बनाने की कवायद करता है, एक महागठबंधन कहा जाए कि बनाने की कवायद करता है। पर एक थर्ड फ्रंट के रूप में केसीआर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर वहाँ के अगर क्षेत्रीय दलों की बात कर लें या फिर जो तेलंगाना के आसपास के जो राज्य हैं, खासतौर पर कर्नाटक हो, केरला हो, इधर महाराष्ट्र हो, इनके नेता वहाँ पर तेलंगाना चुनाव से पहुँचते हैं। पर फिलहाल इस जनसभा को और इन तमाम राजनेताओं को बुला करके, जो मुख्यमंत्री हैं 3 स्टेट में, उन्हें बुला करके ये मैसेज सिर्फ तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए है या फिर 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भी इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है? देखिए, अगर केसीआर की बात करें तो तेलंगाना राज्य में विधानसभा चुनाव है, तो विधानसभा चुनाव में असर पड़ने के लिए, वहां पर असर डालने के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। पर यह कहा जाए कि राज्य तक ही सीमित ये मामला है, क्योंकि अगर आप 2024 के लिहाज से अगर बात करते हैं तो एक बड़ा थर्ड फ्रंट बनाने की ज़रूरत है। तमाम राज्यों के जो विपक्ष के नेता हैं उनको इकट्ठा करने की ज़रूरत है। एक कोशिश, आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव में आंध्र के जो मुख्यमंत्री थे उनके तरफ से कोशिश की गई थी, चंद्रबाबू की तरफ से पूरे देश भर में कवायद की गई थी। पर उसके बाद अब तेलंगाना से सुगबुगाहट उठी है। पर राज्य में चुनाव है, राज्य के चुनाव को देखते हुए उसके लिहाज से एक थर्ड फ्रंट बनाने की जो कोशिश है वो केसीआर की तरफ से की जा रही है, क्योंकि वहाँ पर विधानसभा चुनाव है। अगर 2024 के लिहाज से अगर जाते हैं तो आपको तमाम सभी राज्यों में जाना पड़ता है, वहाँ के विपक्षी दलों से बात करनी होगी और उन्हें लामबंद करने की कोशिश पड़ेगी। पर दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसका सीधा लड़ाई जो है केसीआर के साथ में, और कांग्रेस पार्टी एक महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहा है जिसमें जेडीयू भी शामिल हो सकती है, बिहार की राजद भी शामिल हो सकती है। एक बड़ा महागठबंधन बनाने की कोशिश होगी। पर यह थर्ड फ्रंट लिहाजा सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना तक ही सीमित है। लेकिन हमें समझना पड़ेगा, कुछ प्लानिंग चल रही है क्या केसीआर के मन में? क्योंकि टीआरएस को बीआरएस किया उन्होंने, और इसके पीछे का मकसद ये था कि वो अपनी पार्टी और अपनी विचारधारा को वो राष्ट्रीय स्तर पर दिखाना चाहते हैं, पार्टी की पहुंच राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना चाहते हैं। तो क्या कुछ ऐसी प्लानिंग है? कम से कम इससे शुरुआत तो कहेंगे कि आप कम से कम 2-3 राजनीतिक दलों को एक साथ एक मंच पर ला रहे हैं, और चुनाव से करीब 400 दिन पहले, लोकसभा चुनाव से करीब 400 दिन बच रहे हैं, तो उस हिसाब से देखिए एक शुरुआत इसे माना जा सकता है क्या रवि? देखिए, अगर लोकसभा चुनाव के अगर लिहाज से आप देखेंगे तो एक बड़ा थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर बीआरएस हो, तेलंगाना की जो पार्टी है, उसे आप लेकर चलेंगे और कोशिश करेंगे कि थर्ड फ्रंट की कवायद अब कर ले, तो बहुत मुश्किल है। उन सभी राजनीतिक दलों को आपको साथ में लेकर आना पड़ेगा, तब जाकर एक थर्ड फ्रंट या महागठबंधन बन पाएगा। पर विरोधाभास इनमें बहुत ज़्यादा है। आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो देखिए, कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष की जो राजनीतिक दल है, उनसे कई मुद्दों पर उनकी बन नहीं पाती है। कई ऐसे मुद्दे, चाहे दिल्ली से जुड़े हुए मुद्दे हों या फिर एक साथ लाने की कवायद हो। अभी
ईवीएम को लेकर इशू चल रहे हैं। ईवीएम के बाद रिमोट वोटिंग मशीन की प्रणाली चुनाव आयोग लाने की कोशिश करा, उस पर भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोशिश की गई कि तमाम विपक्षी दलों को एक साथ लाया जाए, पर उसमें आम आदमी पार्टी का नाम नहीं शामिल था। दूसरी तरफ अगर आप समाजवादी पार्टी की बात कर ले तो भारत जोड़ो यात्रा जिसे लीड राहुल गांधी कर रहे हैं, उनकी कोशिश है कि जिस भी राज्य से गुजर रहे हैं वहां के विपक्षी दल के नेताओं को बुलाया जाए, इस यात्रा में शामिल करा जाए, पर उसमें देखना होगा तीसरे मोर्चे की कवायद के मद्देनजर कोई घोषणा, कुछ ऐलान होता है क्या इस रैली में, जिसमें 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को केसीआर ने, जो कि खुद मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बुलाया। शुक्रिया रवि सराफ इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, आज 3 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। आज चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा दोपहर 2:30 बजे। दरअसल इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उम्मीद की जा रही है कि 3 राज्यों में चुनाव का ऐलान हो सकता है। खासतौर पर पूर्वोत्तर के ये राज्य हैं जहां पर चुनावों का ऐलान हो सकता है। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में तारीखों का ऐलान हो सकता है। दोपहर 2:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है चुनाव आयोग ने और त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 3 राज्य जो पूर्वोत्तर के हैं वहां के चुनावों को लेकर के आज तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस साल कम से कम 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और अगर जम्मू कश्मीर को भी इसमें जोड़ दिया जाए तो 10 राज्य हो जाएंगे, लेकिन कम से कम 9 राज्यों में तो इस साल चुनाव होने ही हैं, जिनमें 3 त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनमें चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो सकता है दोपहर 2:30 बजे। इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जा रहा है तीनों राज्यों के चुनावों के तारीखों का ऐलान हो सकता है। गौरव मिश्रा हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। गौरव, आज क्या हो जाएगा ऐलान 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव का? बिल्कुल, देखिए आज चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर बुलाई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मायने अगर समझे तो चुनाव आयोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा इसमें आने वाले, देखिए इस साल की अगर हम बात करें 9 राज्यों में चुनाव है तो उनको देखते हुए आज जो 3 राज्यों के चुनाव की हो सकता है घोषणा जो है, जो डेट है उसकी जानकारी चुनाव आयोग अपनी तरफ से दे या फिर तैयारियों को लेकर के चुनाव आयोग अपनी तरफ से जानकारी देगा। खास करके जो जानकारी मिल पा रही है उसमें त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड जो राज्य हैं वहां पर चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग जो है तारीखों का ऐलान कर सकता है, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। कुंदन, शुक्रिया गौरव इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, दिल्ली से जुड़ी हुई। दिल्ली विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन है। 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन होने वाला है। तीसरे और आखिरी दिन सदन में हंगामे के आसार हैं। आप उठा सकती है झुग्गियों को तोड़ने का मुद्दा, जिस पर बीजेपी दफ्तर पर जबरदस्त तरीके से आम आदमी पार्टी और स्थानीय लोगों ने, झुग्गी झोपड़ी जो प्रभावित परिवार हैं उनके लोगों ने प्रदर्शन किया था। तो आज झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का जो मसला है वो आज सदन में गूंज सकता है और आम आदमी पार्टी के विधायक जो हैं वो हंगामा कर सकते हैं। पहले दिन विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी थी, कुछ देर की कार्यवाही के बाद ही दूसरे दिन कुछ देर तक कामकाज जरूर चला, लेकिन तीसरे दिन फिर से आसार व्यक्त किए जा रहे हैं कि फिर से आज सदन की कार्यवाही हंगामेदार हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, 3 दिवसीय ये विधानसभा का सत्र और आज आखिरी दिन है। अगर इस विधानसभा सत्र को आगे नहीं बढ़ाया जाता है तो आज आखिरी दिन होगा विधानसभा सत्र का। 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन होने वाला है। आज दोनों दलों की क्या रणनीति रहती है और किस तरीके से आज सदन चलता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि झुग्गी झोपड़ियों को हटाने के मसले पर आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेरती रही है। उपराज्यपाल के खिलाफ आम आदमी पार्टी के विधायक सदन में भी हंगामा करते रहे हैं। नमित त्यागी हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए दिल्ली से जुड़ रहे हैं। नमित, आज क्या होगा सदन में? देखिए, पिछले 2 दिनों तक तो टीचर्स की ट्रेनिंग के मामले को लगातार आम आदमी पार्टी उठाती रही है, लेकिन आज सदन का आखिरी दिन है। 3 दिवसीय सत्र था। इसमें दिल्ली के अंदर जो झुग्गियों को तोड़ने का नोटिस डीडीए के द्वारा दिया जा रहा है उस मुद्दे को आम आदमी पार्टी सदन के अंदर उठा सकती है, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले ही देखा था कि दिल्ली के अंदर बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा प्रोटेस्ट किया था, जब वाटर कैनन भी उन पर चलाया गया था। सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि एमसीडी चुनाव में जो वादा बीजेपी ने किया था कि जहां झुग्गी वहां मकान, उस वादे से वादा खिलाफी कर रही बीजेपी और दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर झुग्गियों को तोड़ने की बात कही जा रही है। तो निश्चित तौर पर इस मुद्दे को आज सदन में आम आदमी पार्टी उठा सकती है। कल भी हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के कई विधायकों ने इस मुद्दे को उठाया था। हालांकि वहां पर कल
बीजेपी के तमाम विधायकों को मार्शल आउट कर दिया गया था, लेकिन उम्मीद है कि झुग्गियों से जुड़ा हुआ मुद्दा आज सदन के अंदर गरमाया रहेगा। बीजेपी के स्टैंड क्या रहने वाला है नमित? देखिए 11 बजे सदन की शुरुआत होगी और 11 बजे के बाद ही, क्योंकि पहला चैप्टर यही लगा हुआ है कि दिल्ली के अंदर झुग्गियों को जिस तरीके से तोड़ने का नोटिस दिया गया है उस पर चर्चा की मांग आम आदमी पार्टी के विधायकों ने की है। कल सौरभ भारद्वाज से हमारी बातचीत हुई थी, उनका भी कहना है कि हम झुग्गी वासियों के साथ खड़े हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता ने उनकी सरकार दिल्ली में बनवाई है, एमसीडी में भी उनकी सरकार बनी है, तो ऐसे में निश्चित तौर पर जो निचला तबका है उनको उनके मुद्दों को उठाना सदन के अंदर ये आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी है। शुक्रिया नमित इस खबर पर जानकारी देने के लिए। अपडेट के दोबारा आपके पास लौटेंगे। तो आज शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। आज सदन की कार्यवाही किस तरीके से आगे बढ़ती है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल ओपनिंग छोटे ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। 9 बजे 9 रिपोर्टर देख रहे हैं आप। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, हिमाचल प्रदेश पहुंच चुकी है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। यहां पर सरकार के तमाम लोग मौजूद रहे। घटोटा में जनसभा को राहुल ने संबोधित भी किया है। राहुल गांधी ने आरएसएस बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। न्यायपालिका प्रेस जैसी संस्थाओं पर सरकार का दबाव है, ये राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया। एक बार फिर से हमें संसद में बोलने नहीं दिया जाता, राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाया है। अहम मुद्दे उठाने नहीं दिए जाते, राहुल गांधी का यह आरोप है। यात्रा निकालकर हम लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी ने हिमाचल प्रदेश में जब भारत जोड़ो यात्रा पहुंची तो उन्होंने इस तरीके से आरोप लगाए हैं। हमने 4 महीने पहले शुरू की थी। इसका लक्ष्य हिंदुस्तान को जोड़ने का था, लोगों को एक साथ लाने का था। बीजेपी और आरएसएस देश में नफरत फैला रही है, हिंसा फैला रही है। उनकी योजनाओं का लक्ष्य डर फैलाने का होता है, इसलिए हमने ये यात्रा शुरू की। यात्रा से पहले हमने पार्लियामेंट में मुद्दे उठाने की कोशिश की। पार्लियामेंट में हमें मुद्दे नहीं उठाने देते। हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, प्रेस हो, उनके माध्यम से भी हम अपनी बात नहीं उठा सकते, क्योंकि सारे के सारों पर बीजेपी का, आरएसएस का दबाव है। इसीलिए हमने ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू की। जसबीर हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए शिमला से जुड़ रहे हैं। जसबीर, अब ये यात्रा का है, क्योंकि 24 किलोमीटर का ही सफर तय करना है हिमाचल प्रदेश में इस यात्रा को। अभी ये यात्रा कहाँ है? हिमाचल में प्रवेश करेगी। आपको बता दें कि लगभग 128 दिन हो चुके हैं। ये यात्रा कन्याकुमारी से स्टार्ट हुई थी और ये हिमाचल से होते हुए कश्मीर, जम्मू कश्मीर में ये समाप्त हो जाएगी। लगभग लास्ट जो की पड़ाव है उस पर आई हुई है। आज एक दिन का ये हिमाचल का दौरा है, जिसमें सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम अग्निहोत्री और प्रतिभा सिंह के साथ लगभग 40 एमएलए थे जो इस यात्रा में शामिल हुए हैं और लगभग 15,000 वर्कर या कह लो लोग हिमाचल से इकट्ठे हुए हैं। और हिमाचल में बहुत बड़ा जनसमूह देखने को मिला है। आपको बता दें कि हिमाचल में सरकार भी कांग्रेस की है और आज लगभग 24 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद राहुल गांधी पठानकोट के रास्ते से होते हुए वो जम्मू कश्मीर में चले जाएंगे और वहां पे जाके अपना पड़ाव खत्म करेंगे, भारत जोड़ो यात्रा खत्म कर देंगे। जसबीर, कितना उत्साह नेताओं और कार्यकर्ताओं में, क्योंकि वहां पर तो अब कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, कितना उत्साह और जोश दिखाई दिया वहां पर कार्यकर्ताओं में, नेताओं में? कुंदन, आपको बता दें शनिवार से ही कई नेताओं ने और कई वर्करों ने यहाँ पे डेरा डाला था और क्योंकि एक दिन की यात्रा, वो चाहते हैं कि सरकार हिमाचल में कांग्रेस की है, वो चाहते हैं कि जितना बड़ा हजूम हम इकट्ठा कर सकें। यार इतना उत्साह हिमाचल में देखने को मिला है, कहीं नहीं देखने को मिला। जी कुंदन, शुक्रिया जसबीर इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो हिमाचल प्रदेश में 24 किलोमीटर का सफर तय करेगी भारत जोड़ो यात्रा। इसके बाद जम्मू कश्मीर में इस यात्रा का कल प्रवेश हो जाएगा। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, आरजेडी ने सुधाकर सिंह को थमाया है नोटिस। पार्टी ने सुधाकर सिंह से 15 दिन में जवाब मांगा है। नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी की थी, पार्टी के मर्यादा का उल्लंघन का भी आरोप लगाया गया है। आरजेडी नेता सुधाकर सिंह को 15 दिन में पार्टी के नोटिस का जवाब देना है। दरअसल जिस तरीके से नेताओं के बयानबाजी सामने आ रही है, खासतौर पर आरजेडी के नेताओं की तरफ से, वो असहज स्थिति पैदा कर रही है गठबंधन के लिए। आरजेडी और जेडीयू की गठबंधन सरकार के लिए स्थिति असहज हो जा रही है और इसीलिए अब आरजेडी ने अपने नेता सुधाकर सिंह को 15 दिनों में जवाब देने के लिए कहा है। संजीव राय हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए
सीधे पटना जुड़ रहे हैं। संजीव, ये बहुत असहज स्थिति पैदा हो जा रही है नेताओं के बयानबाजी की वजह से गठबंधन सरकार के लिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सुधाकर सिंह का बयान आया है और उन्होंने सीधे सीधे नीतीश कुमार पर हमला बोला। नीतीश कुमार को कहा कि ये जो है, ये पूरा जो मॉडल है ये लूट का मॉडल है और ये बहुत तरीके से बनाया गया है। और इसके बाद कहीं न कहीं राजनीतिक चाल आया है। देखिए पहले भी तेजस्वी यादव ने इस पर कहीं न कहीं सुधाकर सिंह को कहा था कि बयानबाजी न करें, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही कि नोटिस जारी कर दिया गया है सुधाकर सिंह को और 15 दिन के अंदर जवाब देने को कहा गया है। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक तरफ समाधान यात्रा में निकले हुए हैं और कई जगह वो जा रहे हैं और इस दौरान कई और जिले हैं, नवादा, नालंदा, कई जिलों में वो आएंगे और ऐसे में आरजेडी का लगातार वार और कई सारे ऐसे सवाल खड़े हो गए हैं। तो कहीं न कहीं बिहार की राजनीति में भले ही सब कुछ ऑल इज वेल कह रहे हो, लेकिन जेडीयू आरजेडी में ऑल इज वेल नहीं दिख रहा है, क्योंकि बयानबाजियों का दौर जारी हो, चाहे वो रामचरितमानस का मामला हो, चाहे वो सुधाकर सिंह का मामला हो। लेकिन सुधाकर सिंह ने ये पहली बार नहीं कहा, सुधाकर सिंह ने इसके पहले भी सीधे सीधे हमला बोला है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे। तो अब कहीं न कहीं तेजस्वी के कड़े रुख अपनाए गए हैं और पार्टी के जो प्रधान महासचिव है अब्दुल बारिक सिद्दीकी ने एक नोटिस जारी किया और नोटिस जारी करने के बाद ये कहा गया है कि आखिर इस तरह के जो वक्तव्य और बयान दिए हैं वो क्यों दिए और कैसे दिए। तो अब देखना होगा कि आरजेडी का अगला स्टैंड क्या होता है। ठीक है, शुक्रिया संजीव राय इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। जयपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश भर के बिजली कर्मचारियों ने हल्ला बोला है। शहीद स्मारक पर बिजली कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर के प्रदर्शन होगा। कर्मचारियों का प्रदर्शन सुबह 11 बजे शहीद स्मारक पहुंचकर शुरू होगा और सरकार के खिलाफ बिजली कर्मचारी जो हैं वो हल्ला बोल करेंगे। 11 बजे ये कार्यक्रम होगा। 5 सूत्रीय मांगों के समर्थन में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। प्रदेश भर के बिजली कर्मचारियों का ये प्रदर्शन होगा। सुबह 11 बजे शहीद स्मारक पर बिजली कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। दरअसल विधानसभा चुनाव जल्द ही होने वाले हैं राजस्थान में भी। ऐसे मौके पर अपनी मांगों को सरकार के सामने रखने की जो रणनीति बनाई है बिजली कर्मचारियों ने, उसी के तहत ये प्रदर्शन आज सुबह 11 बजे शहीद स्मारक पर शुरू होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5 सूत्रीय मांगों के समर्थन में बिजली कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश भर के बिजली कर्मचारियों का ये प्रदर्शन सुबह 11 बजे शहीद स्मारक पर शुरू होगा। सरकार पर दबाव बनाने की जो रणनीति है बिजली कर्मचारियों की, उसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है, यह प्रदर्शन किया जा रहा है। 5 सूत्रीय मांगों के समर्थन में यह प्रदर्शन होने जा रहा है सुबह 11 बजे। दीपक चावला हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या मांगे हैं ये 5 सूत्रीय मांगे जिसके समर्थन में बिजली कर्मचारी इकट्ठा होकर के प्रदर्शन करने वाले हैं? देखिए बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण जो इनकी मांग है वो ये है कि ओपीएस से इनको जोड़ा जाए, यानी कि पुरानी पेंशन जो तमाम कर्मचारियों को राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी है उनको इससे दूर रखा गया है। सालों से इनकी भी नौकरी हो चुकी है तो इनकी पेंशन जो है वो भी अटकी पड़ी है। तो मेन मुख्य मांग वही है कि ओपीएस से इनको जोड़ा जाए और सालों पुराने इनकी जो पेंशन है वो इनको दी जाए। लगातार ये लोग अपनी मांग रख रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जब कोई सॉल्यूशन नहीं निकला तो अब इन्होंने प्रदेश भर में ये हड़ताल करने की घोषणा की है। आज 11 बजे पूरे राजस्थान के जितने भी बिजली कर्मचारी है वो एकत्रित होंगे और प्रदर्शन करेंगे। लगभग 10,000 की संख्या में ये तमाम कर्मचारी वो एकत्रित होंगे। माना जा सकता है कि सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि आने वाले 1 साल में चुनाव है और इसके साथ ही 23 तारीख से जो है विधानसभा सत्र वो शुरू होने वाला है। ऐसे में अगर इनकी मांगे समय पर नहीं मानी गई तो मान सकते हैं कि राजस्थान की जनता को बेहद नुकसान होने वाला है, क्योंकि बिजली का मेंटेनेंस का काम ठप हो जाएगा, बिजली का बिल का जो काम है वो ठप हो जाएगा और बिजली से जुड़े तमाम जो काम है वो ठप हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कि क्षेत्र में लाइट चलेगी, लाइट कटौती हो गई तो उसको दुरुस्त कौन करता है? बिजली कर्मचारी। तो यही लोग अगर हड़ताल में चल जाएंगे तो मान सकते हैं कि जनता को काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। बहरहाल आज ये सभी लोग जो है दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। इस दबाव का सरकार पर कितना असर पड़ता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये अपनी मांग लगातार रख रहे हैं। देखना ये होगा कि क्या इनकी मांगे पूरी होती है या नहीं होती। इसके अलावा ओपीएस इनको जोड़ा जाए, इसके अलावा इनकी मांगे की नियमित प्रमोशन दिया जाए और नियमित इनका रिक्रूटमेंट है वो भी होता है। ऐसी 5 मांगों को लेकर ये लोग आज हड़ताल कर रहे थे। शुक्रिया दीपक चावला इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो सुबह 11 बजे बिजली कर्मचारी 10,000 की संख्या में सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे और उनकी 5 सूत्रीय मांगों के समर्थन में यह प्रदर्शन होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन तमाम अहम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।